हाय माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन गुड आफ्टरनून। और अब आगे का पेज भी कर लेते हैं। 3 पेजेस तक हो गया था हमारा एंड नाउ द 4th पेज। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर। लिखा है इफ़ द एरिया ई एस एफ इन फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया ए एस। बच्चे टेक्स्ट बुक में रीड कर लो, टेक्स्ट बुक सामने रखो, क्योंकि क्या है ये इसमें वीडियो अभी तो बहुत क्लियर आ रही है, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एकदम। आई कैन सी वेरी क्लियर द पेजेस, बट जब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तो ये इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये। तो आप टेक्स्ट बुक सामने रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड लिसन टू मी। तो यहाँ पे लिखा है कि द एरिया ऑफ ई एस एफ इन द फिगर 1.4 इज इक्वल टू द एरिया ए एस बी। तो व्हाट विल यू इन्फर अबाउट ई एफ। तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाएँ तो ये इस डायग्राम के बारे में बोला है, जहाँ पर ये सन रेड कलर में बनाया है। ये ए बी सी डी ई एफ़ के बारे में बताया। तो देख सकते हैं ई एफ़ जो है यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है या उसकी हम लेंथ बोल लें तो वो बहुत कम है एज़ कम्पेयरिंग टू सी डी और ए बी। वो काफ़ी कम है, कम ही रहेगा। और क्योंकि उसके आगे जो रेडियस अगर हम बोलें, रेडियस बोल सकते, वैसे तो सर्कल नहीं है पूरा ये, लेकिन ये जो ई से लेके सन तक का जो लाइन है वो देखो कितनी लंबी है। वो तो बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ना। तो ई एफ़ जो है वो लेंथ जो है वो एज़ कम्पेयरिंग टू सी डी और ए बी वो लेस है। ये हम इसका रिलेशन बता सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं इस पेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एज आई टोल्ड यू कि केपलर ने कहीं और से डेटा स्टडी किया और उसको आगे और डेवलप किया, और फिर केपलर के डेटा को रीड करके न्यूटन ने और आगे उसको डेवलप किया। तो रीड करते हैं, चलो उन्होंने क्या बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन की ज़्यादा बात की जाती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे बताया चीज़ें। सो आई एम गोइंग टू रीड इट। ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लेड टू न्यूटन्स टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। मतलब जो भी केपलर्स के लॉ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली उससे उन्होंने आगे डेवलप की थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अब इस थियरी में उन्होंने क्या बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही है एकदम फर्स्ट पेज पे, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। बोलते हैं इस यूनिवर्स में जो भी एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट फोर्स से तो वो अट्रैक्ट कर ही रहा है। अब डिपेंड है, हर एक का अपना अपना फोर्स है, लेकिन ये फिक्स है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट, और वो भी एक डेफिनेट फोर्स से वो अट्रैक्ट लगाया करने में। दिस फोर्स इज, अब उसका एक इक्वेशन भी बनाई हुई है यहाँ पे, कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, रीड करने में ऐसे लगता है, लेकिन आप ये नीचे फॉर्मूला देख लो, वो एफ और आगे ए जैसा लिखा है, इसका मीनिंग होता है प्रोपोर्शनल। तो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और नीचे है डी स्क्वायर। तो उसी को बस वो लोग ने वर्ड्स में लिख दिया है। अब फॉर्मूला देख लो बस नीचे ये, तो एफ मतलब हो गया फोर्स, एम हो गया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लैनेट कोई भी हो सकता है, लेकिन हम चलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और m2 मतलब दूसरे का मास जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, और d मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो कभी भी आपको, अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू प्लैनेट, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों का मास आपको मालूम होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर रखेंगे यू विल फाइंड आउट द फोर्स। और अगर फोर्स मालूम है तो मास फाइंड आउट कर सकते हो। इन इक्वेशंस के यही बेनिफिट्स होते हैं, इक्वेशन फार्मूला बोल लो, कि कुछ भी मिसिंग है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बाकी सब इन्फॉर्मेशन अब पता होनी। जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स है ना, एफ है, m1 है, m2 है, डी स्क्वायर है, डी है, ऐसा बोलेंगे। तो इन चारों में से एटलीस्ट आपको 3 पता होने चाहिए, तो आप 4th में फाइंड आउट कर सकते हो। और ये प्रोपोर्शन, ये सब, ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो फार्मूले हैं, ये बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है तो आप ये बना सकते हो, है ना। जैसे किसी ने स्क्वायर को ऑब्जर्व किया कि उसकी चारों साइड सेम है, उसको स्क्वायर नाम रख दिया, और फिर देखा कि उसकी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि उसकी पेरीमीटर निकालनी है तो आपको सारी साइड ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 से कर दो मल्टीप्लाई, उसकी एक साइड को आ जाएगा आंसर आपका। फिर ऐसे ही अगर आपको कहीं पर भी अगर सर्कल होगा तो वहाँ पर उसका कुछ एरिया वगैरह कुछ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पाई तो आएगा ही आएगा। जहाँ पर भी सर्कल आ गया या हाफ सर्कल आ गया, या जो उसकी वो जो सर्कमफ्रेंस का जो, जिसको हम आर्क बोलते हैं, वो आर्क कहीं पर भी यूज़ हो रही है वो पार्ट, तो पाई आ जाएगा। वो आर्क नहीं है, पाई आने वाला ही नहीं है। किसी और डायग्राम में पाई आता है, सी में आता है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है। कोई भी इन्वेंशन जो है वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, और डी ऑब्जर्वेशन करोगे तो यू कैन क्रिएट दिस इक्वेशंस एंड फार्मूला, ये आप बना सकते हो जरा सा ऑब्जर्व करोगे तो।
तो यही उन्होंने बताया और ये फार्मूला उन्होंने ये बना दिया, जिसकी हेल्प से हम लोग फिर आराम से फोर्स, मास सब फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज हम बता सकते हैं कि सैटर्न का मास कितना है, अर्थ के है ना। यू हैव हर्ड नंबर ऑफ टाइम्स दैट सैटर्न का जो मास है इट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर प्लैनेट्स, कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। तो इसी से, इन्हीं इक्वेशन से वो बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये न्यूटन के बारे में तो नहीं दिया है, उससे पहले बताया है यहाँ पर कि ये जो केपलर जो थे, जॉन केपलर, उन्होंने वो एक जर्मन से थे, वो बिलोंग करते थे और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था, एज अ हेल्पर काम कर रहे थे। वो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर ही थे वो, टाइको ब्रेहे करके, ब्रे करके, और उनकी सडन डेथ हो गई। क्या हो गया पता नहीं लेकिन फिर ये आ गए उनके प्लेस पे जो जॉन केपलर थे। फिर उन्होंने उसी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद कलेक्ट की होगी, और फिर उन्होंने ये सब लॉ बनाए जो हमने पढ़े, केपलर लॉ 3। और फिर आगे केपलर के लॉ के और अच्छे से रीड करके न्यूटन ने और उसको और आगे एक्सप्लेन किया, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हमने फार्मूला देख लिया और ये कुछ पिक्स बनाए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्लू और ग्रीन कलर का। तो ये मास 1 थोड़ा सा बड़ा बनाया, वो मास 2 थोड़ा छोटा बनाया, और F लिखा है मीन्स फोर्स, और D मतलब डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये लोग ये मेंशन करेंगे, दे विल मेंशन दैट क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट और प्लैनेट इज़ मोर। मैं भी ऑब्जेक्ट ही बोलूँगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर मास अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या उसको फोर्स को इफेक्ट करेगा, क्या डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो कितना इफेक्ट पड़ता है, हाउ मच इट इफेक्ट, डबल करता है, 4 टाइम्स करता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, वही तो इक्वेशंस है, कितना इफेक्ट पड़ता है वो हमें पता चलना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। एक तो यहाँ पर ये लाइन अच्छा है एकदम, फार्मूले की जस्ट नीचे लिखा है कि G इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी के जो भी फार्मूलेस होते हैं इनमें एक कांस्टेंट आता ही है, तो यहाँ पर G है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या लिया है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया है। तो ये वही यूनिवर्सल जो एक फोर्स है ग्रेविटी, ओके, सिर्फ अर्थ का नहीं है, पूरा ऑल ओवर द यूनिवर्स एक फोर्स काम कर रहा है, तो उसको लिया है कि वो सब पे कांस्टेंट ही है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो तो है ही, लेकिन एक ऑल ओवर यूनिवर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे, हम पर, तुम पर, प्लैनेट्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे, हर एक पे एक फोर्स काम कर रहा है, वो कांस्टेंट है, वो यहाँ पर G लिया है। अब हम इसको रीड करते हैं आगे। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो इसके नीचे पैराग्राफ में दी है, वो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ एकदम सिंपल वर्ड में, आप उसको रीड भी कर सकते हो बाद में। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप ले लो 2 ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट का मास जो है, पहले समझो दोनों का सेम है मास, फर्स्ट वन का मास अगर आपने डबल कर दिया तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा। मतलब मास डबल किया तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को अगर आप डबल कर देते हो, पर पहले समझो थोड़ा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का है, लेकिन उसको अगर आप डबल कर दो डिस्टेंस को दोनों के बीच में, 2 से 4 कर दिया, तो बोलता है उसका जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 4, मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप मास डबल करते हो तो फोर्स डबल ही होएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस को अगर डबल कर देते हो तो वो जो फोर्स है वो डबल से कम नहीं होगा, वो किससे होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही लिखा है डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ओके, तो हमने ऊपर भी डायग्राम में भी देखा था, यहाँ पर मैंने बताया था ना, प्लैनेट है सन के, देखो कितना क्लोज है। डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा ही रहेगा, और जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों को थोड़ा नज़र पे रखो अपने फोर्स के, थोड़ा कंट्रोल में, ज़्यादा दूर गए तो फिर किसी की सुनते नहीं है, फोर्स अप्लाई नहीं। ओके, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं अभी, और फिर नीचे भी दिया है यहाँ पर कि इक्वेशन 2, ये जो फार्मूला बनाया था ये लोग ने लिखा था, इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन जो है सेकंड बोलता है, इसमें हम ये भी देख सकते हैं जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो दोनों जो यूनिट्स हैं उन पे इक्वल इफ़ेक्ट डालती है, और डिस्टेंस वगैरह के बारे में बात की गई है, वो इक्वली होता है।
और ये SI यूनिट्स लिखा है। देखो SI CGS डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो वो यहाँ पर बताइए कि 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट, ये जब इसको ये लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, क्यों ये डिस्टेंस वगैरह यहाँ मेंशन कर रहा है। SI यूनिट 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। देखो डिस्टेंस अगर हम नॉर्मल जो हम जानते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए तो मीटर सेंटीमीटर देखते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा और छोटी यूनिट में जाऊँ तो वो इसमें आ जाता है मिलीमीटर में। जैसे ये जो कांच होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, जो प्लाईज होती हैं, प्लाई जिससे बेड बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर बनाए, वो mm में आता है, मिलीमीटर। तो जैसे आप बहुत छोटी चीज़ों के तो एक यूनिट चेंज हो जाती है। अब मैं बहुत लंबा डिस्टेंस बोलूँ तो वो किलोमीटर में आ जाएगा, उससे भी लंबा बोलूँ तो माइल्स में आ जाएगा। तो ये लोग ऐसा डिफरेंट एक यूनिट कैलकुलेशन के सिस्टम्स बने हुए हैं, तो वो है। पर आपको इसमें मेन यही समझना था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो वो मेन लॉ यही है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स जो है वो अट्रैक्ट करता ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक डेफिनेट फोर्स है, वो चालू है। और उसका ये फार्मूला है, उसको भी आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मेंशन कर देना है। यही इसमें मोस्ट यूज़फुल जो है वो आपके लिए वो यही है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और बस, और ये थोड़ा जो मैंने बताया ना ये कि मास को डबल करोगे तो जो फोर्स है उन दोनों के बीच का फोर्स वो भी डबल हो जाएगा। और अगर आप इसको डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो वो डिक्रीज़ बाय फैक्टर ऑफ 4 हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 4 मतलब वही 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आ गया फोर्स जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो, उतना कम हो जाएगा। पहले फोर्स समझो 40 है, आपने उधर डिस्टेंस बढ़ा दिया, उसका डबल कर दिया, तो 4 से डिवाइड कर दो 10, फोर्स जो है वो 10 रह जाएगा। और फोर्स की भी यूनिट है, तो वो यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन पावर में लिखा हुआ है क्या यूनिट है। ओके, यूनिट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इट्स ओके, लिखना है वो मीटर, डिस्टेंस है मीटर में इसलिए मीटर भी आ गया, केजी है केजी भी आ गया। और ये एरियाज़ वगैरह होते हैं इसलिए हमेशा स्क्वायर तो लगेगा ही, और अपॉन में है तो इसलिए माइनस का साइन भी रहता है। अगर आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर लिखा है लेकिन साथ में लगा है माइनस, तो ये है रीज़न। लेकिन मेन मेक इट वेरी क्लियर, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये इनके क्या इफेक्ट पड़ते हैं जो हम इस इक्वेशंस को समझने के लिए यूज़फुल रहता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये ब्लू कलर में कुछ लिखा है वो रीड कर लेते हैं क्या दिया है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि सेंटर कौन सा है। ये मैं थोड़ा बता दूँ ऊपर कि जब भी हम ये फोर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट पेज में भी बताया कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मेन जो है वो कहाँ पर है, वो सेंटर में है। तो ये जितने भी स्फेरिकल शेप के होते हैं इनका जो ग्रेविटी है, इनका जो फोर्स है वो सेंटर में होता है। लेकिन व्हाट अबाउट विच डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, एक इरेगुलर शेप जिनकी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उनका? क्योंकि देखते होंगे एस्ट्रॉइड वगैरह जो होते हैं वो जो यूनिवर्स में होते हैं उनकी शेप ही नहीं होती है प्रॉपर, तो कुछ भी इरेगुलर शेप होती है, तो उनका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बताया कि उनका सेंटर क्या लेते हैं। ओके, जो पर्टिकुलर शेप आ गई उनका सेंटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स होगा, उसका फोर्स का एप्लीकेशन वहाँ पर होती है। लेकिन जो इरेगुलर शेप है उसका क्या है, तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज़ एट इट्स सेंट्रॉइड। ओके, तो ये बता दिया कि जो इनका शेप अच्छा है, प्रॉपर शेप है ज्योमेट्रिकल शेप, तो उनका सेंट्रॉइड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जिनका नहीं है तो उनका वो देखते हैं कि मास कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट है। ओके, मास का मैंने एग्जांपल शायद पहले भी दिया था, अभी बता देता हूँ वापस, पहले शायद नहीं दिया था। वही मास और वेट में क्या डिफरेंस है, आप राइस के ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 राइस ले लो। ओके, उसके जो सीड्स हैं वो राइस ही बोलते हैं, वो 100 ले लो। ओके, वेट नहीं करना कि केजी में है क्या है, वो नहीं, सिर्फ 100 है, उनको काउंट कर लो 100, तो वो मास है। अब आप उसको मून पे लेके जाओ, मार्स पे लेके जाओ, तो 100 के 100 ही रहेंगे, वो मास है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट का डायरेक्ट कनेक्शन किससे, ग्रेविटी से, कि आप उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो। एक जगह उठा पाओगे इजीली कुछ वेट को, और एक जगह एक प्लेनेट पे नहीं उठा पाओगे अच्छे से। लेकिन मास मतलब उसके अंदर जो वो सब पूरा मटेरियल है वो कितना है, तो थोड़ा उसके बारे में बताया है कि जिसका शेप अच्छा है तो सेंटर पॉइंट जो है वो होता है उसका, कि वहाँ पर उसकी जो फोर्स है वो वहाँ पर होती है।
तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते। लेकिन जो इरेगुलर शेप है तो उसका हमें मास देखना पड़ता है कि कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मास, वो उसका सेंटर पॉइंट लिया जाता है। तो वो अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, आगे भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। मतलब जिसका शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं पर भी आ सकता है। ओके, फोर्स के लिए उसके। तो अब यहाँ पर बोलते हैं व्हाई डिड न्यूटन एज्यूम, ये ऊपर फॉर्मूले के बारे में ही बोला है। अब हम यहाँ पर इस पेज में जो मेन टॉपिक है आपको समझने के लिए वो यही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताओ। तो इसमें ये इक्वेशन बनाई है उन्होंने और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको ये जो लास्ट में एंडिंग में आके फॉर्मूला बन गया है ना, एकदम एंडिंग में देखेंगे 4m पाई स्क्वायर और नीचे लिखा है k, और साइड में देखोगे तो f देखेंगे हम। ये इक्वेशन, ये फार्मूला बना कैसे है ना, जैसे मैथ्स में थियरम्स होते हैं तो ये फार्मूले भी होते हैं कि कैसे बने। जैसे थियरम की कोई इक्वेशन बनती है तो वैसे ये इसके भी फार्मूला बनता कैसे है, वो तो छोटे छोटे जो बेसिक फार्मूले थे उन्हीं से एक ये बड़ा फार्मूला भी रेडी होता है, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जल्दी मिलता तो नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिवर्स में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जल्दी। अर्थ पे हम जो चीज़ें बनाते हैं उसमें हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर आ सकते हैं उन चीज़ों में। तो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, रीड कर लेते हैं ये कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। बोलते हैं यहाँ पर एज्यूम कर लो कि कोई चीज़ है जो सर्कल में घूम रही है और कांस्टेंट स्पीड से है ना। फॉर एग्जांपल अपनी वॉच देख सकते हो कि वो सुई घूम रही है, एक अपनी उसकी हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर स्पीड है। सेकंड वाली जो सुई है उसकी भी, जो आवर्स वाली है, जो मिनट वाली है, अपने अपने पर्टिकुलर स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रही है, ऐसी कोई चीज़। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्स्टेंटली एक्टिंग अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलते ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप फोर्स एकदम सेंटर में लगाओगे। इसलिए वो सुइयाँ सारी कहाँ पे कनेक्ट की होती है, सेंटर में, कि वो गोल गोल घूमेंगी। तो वॉच इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि फोर्स एकदम बीच में। और आप वो जो मेले वगैरह में जाते हैं झूला झूलने के, तो वहाँ पर भी देखो वो जो पट्टे वगैरह लगाते हैं जिससे कि वो राउंड अच्छे से घूमता है, वो बीच में ही लगाना पड़ता है, उसका सेंटर पे फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो घूमते हैं। तो आप वॉच का एग्जांपल ले लो, झूले का एग्जांपल ले लो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चाहिए तो फोर्स एकदम बीच में लगाना है और हर एक को कनेक्ट करना है अच्छे से। फोर्स बीच में लगाओ, बरोबर घूमता रहेगा वो प्रॉपर राउंड। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए घड़ी के जो सेल हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, एक सेल लगा दिया हो गया, घूमता रहेगा। जो अपना रिस्ट वॉच है उसके तो और छोटे सेल। तो डिपेंड है उनको घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स कितना लगता है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं कि एक बड़ी वॉच है तो उसमें कितना बड़ा सेल लगेगा, छोटी वॉच है तो उसमें कितना सेल लगेगा कि वो तीनों सुई अच्छे से घूम सके। सेट किया रहता है कौन सी फास्ट कौन सी स्लो हो जाएगी। तो ये फार्मूला फिर बन के आया F = mv²/r। तो भी इसमें पढ़ लो, m फॉर मास हो गया, v फॉर क्या है, स्पीड, और r फॉर क्या है, रेडियस। ये भी वही है, ऑब्जर्व करो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि v का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी और वो फोर्स हमें समझ में आएगा। तो हम ये क्लियर हो जाता है कि सेल कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब यूज़फुल होता है। हर एक इन्वेंशन में ये साइंस के जो लॉ हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। बस ये लगाओ और आपको पता चल जाएगा कितना वोल्ट का सेल लगाना है। फोर्स वही है, मास देखो घड़ी छोटी है बड़ी है ना, उसकी स्पीड देखो कितनी स्पीड लगानी है, चलानी है। रेडियस देखो उसका, सर्कल के बीच में कितना डिस्टेंस पे है। ओके, तो अपना बेसिक फार्मूला गया। तो बस इस क्वेश्चन में यही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वॉच का एग्जांपल रखो, एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। और यूज़फुल यही है कि हमें सेल कितना छोटा बड़ा लगाना है, कितने पावर का लगाना है, वो सब इस जो इक्वेशन है उससे हमें पता चलता है। दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। और बेसिक अब अगर ये देखें कि ये फार्मूला बना कैसे, ये इक्वेशन बनी कैसे है, तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है ये लोग ने राइट हैंड साइड में लिखा ही है, स्पीड = डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। ये स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस इसी फार्मूले को ये लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है और फिर कैसे कैसे उसके अंदर मास को ऐड किया, वही सब है, और एंडिंग में लाके फाइंड आउट कर दिया, है ना। फिर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसमें, क्योंकि डिस्टेंस जो बोला है अगर आप सर्कुलर में देखोगे तो मैंने एज आई मेंशन इट्स बिफोर ऑल्सो कि जहाँ पर सर्कल आ गया तो पाई एंट्री मार देगा,
पाई आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप फॉर्मूला अच्छे से देख लो अपनी बुक में भी। v इज इक्वल टू, ये लोग ने लिखा है डिस्टेंस और टाइम टेकन, और डिस्टेंस के प्लेस पर डायरेक्टली क्या लिख दिया 2πr, क्योंकि एक सर्कुलर चीज़ का जो डिस्टेंस कवर करना है उनको एक सर्कल कवर करना है, तो सरकमफ्रेंस हो गया, इसलिए 2πr आ गया, और टाइम टेकन t। और फिर देखो कैसे कैसे m ऐड किया, क्योंकि उसका मास है वो ऐड करेंगे, फार्मूला है उसका वो, और उसमें वैल्यू रख दी, फार्मूला लगाया f का क्या फार्मूला है, और उसके अंदर फिर वो वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिए। कैसे कैसे आएगा कि m तो मास है और v तो हमने ऊपर फाइंड आउट किया, तो वो आप आराम से देखो, v है उसकी वैल्यू उसकी जगह पे रखी है, फिर उसका स्क्वायर कर दिया है, फिर क्या क्या आ गया, कुछ सेम लगा तो कैंसिल करने का उसका भी कोई फार्मूला है, कुछ कांस्टेंट है, एकदम प्रीवियस वाला भी है, लेकिन ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट अगर आप देखोगे एकदम सेकंड लास्ट लाइन में फॉर्मूले की लिखा है t²/r³ क्या होता है k, ये हमने पहले स्टार्टिंग में किया था, तो उसके प्लेस पे k लिख दो तो बन गया फार्मूला। तो आपको ऊपर जो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होती चलती है वो रखते चलो। डिस्टेंस का 2πr है, 2πr लिखो, v का वैल्यू 2πr/t लिखा है फर्स्ट लाइन में, तो जहाँ v आएगा वहाँ पर वो रख दो, स्क्वायर बोला है स्क्वायर कर दो, कुछ और सेम आता है उसको चेंज करो और आ गया। तो बस इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है, मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है अभी तक, उसी के अंदर हो गया वो भी। तो ऊपर ये लोग ने सर्कल का एग्जांपल लेके फिर बीच में प्लैनेट सन ये सब एग्जांपल लेके बताया था। अब हम लास्ट में देखते हैं, छोटी सी गर्ल बनाई है क्यूट सी, यहाँ पे लिखा है यूज़ योर ब्रेन पावर। ये भी मस्त क्वेश्चन है और ये तुम लोग आंसर मेरे को बताना। यहाँ पे लिखा है कि इज़ देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। ओके, टेबल पे क्या रखा है उसको छोड़ दो, आप बैठे हो और बाजू में समझो आपकी फ्रेंड बैठी है, ओके, आपका फ्रेंड बैठा है। अब क्या उन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स काम करता है? ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और उनके बीच में फोर्स काम करता ही है, एक डेफिनेट फोर्स होता ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अपना ब्रेन यूज़ करो और बताओ कि अगर उनके बीच में भी कोई फोर्स काम करता है तो वो मूव क्यों नहीं करते, वो बैठे क्यों हैं। वैसे तो आप समझ जाओगे कि ग्रेविटी की वजह से खींचे हुए नहीं मूव कर सकते, है ना, तो मूव क्यों नहीं करते, यही रीज़न है कि ग्रेविटी का जो पावर है वो ज़्यादा है, वो बिठा देता है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोच के मूव कर सकते हो। चलिए, तो ऐसे सिंपल सा आंसर था, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि वो दोनों मूव नहीं करते, क्योंकि इट्स ओके, ग्रेविटी इफ़ेक्ट कर रही है जिसकी वजह से हम अगर बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। आपको पावर लगानी पड़ेगी फोर्स, और फिर आप जो राउंड लगाने लगा सकते हो, तो अपने दिमाग से आप कर सकते हो ये सब। तो इसका मेन आंसर यही है कि ग्रेविटी ने हमें होल्ड करके रखा है, इसलिए हम एक दूसरे को मूव नहीं कर सकते हैं, नहीं होते हैं डायरेक्टली, हमें मूव करना पड़ता है, मतलब हमें अपना मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके हम मूव कर पाते हैं। ओके, तो बस इतना ही है इस पेज में, पेज नंबर 5 तक हो गया हमारा। फिर मैं एक बार इसको पूरा फिनिश हो जाएगा तो एक बार हल्का सा वापस लेंगे जो मेन टॉपिक हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, यूज़ योर ब्रेन पावर। और मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर भेजो मुझे।